ठीक ना। हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब था अकाउंट्स में यूज होने वाला कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको फॉलो करना जरूरी है अकाउंट्स करते वक्त। इसको हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म है उसका गैप, GAAP, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब होता है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नॉर्मली लागू होता है हर जगह, वैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बोलते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। हम उसके अंदर जो पहला पढ़े थे यहाँ पे वो था अकाउंटिंग एंटिटी, या ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैन। जो भी पैसा बिजनेसमैन लगाया है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए एक प्रकार का लाइबिलिटी है, जो कि इंटरनल लाइबिलिटी है। कोई भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हम बिजनेस को, मतलब ओनर को वापस करेंगे। राइट। उसके बाद हम सेकेंड जो पढ़े थे वो था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो बोलता है कि मनी ही एक लौता यूनिट ऑफ मेजरमेंट है अकाउंट्स के अंदर। हर चीज को मेजर करने का एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। जैसे हम एग्जांपल दिया था, ऑयल को मेजर करते हैं लीटर्स में, शुगर को मेजर करते हैं केजी में, है ना। वैसे ही मनी को, मतलब तो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसको मेजर करते हैं मनी के टर्म्स में। मनी ही एक लौता यूनिट ऑफ मेजरमेंट है अकाउंट्स में। इसका दो डिमेरिट भी था। एक था कि ये नॉन मॉनेटरी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता, जबकि नॉन मॉनेटरी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा बोलता है कि ये वैल्यू ऑफ मनी जो चेंज हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करता। ये मानता है कि पैसे का वैल्यू सेम है, जबकि पैसा का वैल्यू तो बदल रहा है। राइट। नेक्स्ट हम हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 3। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। तुम लोग का स्कूल में छुट्टी हो गया क्या, जो वैदिक भी नहीं जा रहे हो क्या? कितने लोग आ रहे हैं? आए थे आज, लेकिन अटेंडेंस मतलब एडमिशन तो बहुत ज़्यादा हो गया था, 30-35 हो गया था आई थिंक, है ना। बाकी लोग का स्कूल, तुम्हारा तो विकास है, इनका दोनों का वैदिक फाइनल है। तुम लोग का फाइनल नहीं है? तुम्हारा संस्कार है, तुम्हारा तो बाहर है, DPS भी लगेगा तुम्हारा। विनीत नॉट डिसाइडेड। वैदिक अच्छा ऑप्शन है विनीत, यू कैन चेक, क्योंकि तुम भी अगर अनिश नहीं एडमिशन किया यू कैन थिंक ऑफ, बाकी तो चॉइस है अपना अपना। तो सोच लो कहाँ जा रहे हैं, वो सब भी बहुत डिपेंड करता है ना। बट संस्कार, वैदिक, विकास सब अच्छा, मतलब तीनों कॉम्पिटिटिव है ऑप्शन है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई कम है या कोई ज़्यादा है। विकास भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छा है, एंड वैदिक भी ऐसा नहीं है कि खराब है, वो भी अच्छा है। बहुत सारे एडमिशन्स होगा वैदिक में भी। ठीक है। मेरे को बस कंसर्न ये रहता है कि क्या होता है, इतना इतना दूर जाना आना बहुत टाइम लगता है दूर के स्कूल्स में। और वैदिक वैदिक क्या टाउन में है, और तुम अल्टीमेटली तुम लास्ट में अगर तुम्हारे दीदी भैया लोग कोई हैं पढ़े बड़े होंगे, पूछो उनसे, स्कूल सब नाम का जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे स्कूल में जाके, सब अल्टीमेटली ट्यूशन पे डिपेंडेंट है बैठ के, है ना। तो स्कूल फिर पास रहे तो अच्छा रहता है ना। कभी गए तो चल गए, स्कूटी में भी चले गए, बहुत कन्वीनियंट है। 2 साल का बात है, बहुत कन्वीनियंट है वो। दूर दूर के स्कूल्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं मैनेज करना। ठीक है। बाकी दो तुम्हारी मर्जी है, देख लेना। ठीक है। हेडिंग करना। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल।
पढ़ेंगे, फिक्टिशियस एसेट पढ़ेंगे, वो डेफर्ड रेवेन्यू के जैसा ही होता है, लेकिन आगे कॉन्सेप्ट में वो आने वाला है, तो फिर उसको वहीं कवर कर लेंगे बोल के छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देना व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड। आज पहले अकाउंट्स को छोड़ते हैं, पहले तुम्हारे बारे में बताते हैं। तुम्हारे सोचो ऐसा होता तो कैसा होता। तुम सोच लो बचपन में एडमिशन की एलकेजी में, ठीक है, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, 12 साल पढ़े, और सीधा क्लास 12 में तुमको एक एग्जाम देना है, बोर्ड्स। कोई एग्जाम बीच में होता ही नहीं, एलकेजी यूकेजी 1 2 3 4 इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई हैपीली नहीं, कोई एनुअल नहीं, कोई क्लास टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। सीधा 15 साल पढ़ो, 15 साल बाद एक फाइनल एग्जाम होगा, 15 साल का आएगा, उसमें कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा? बुरा रहेगा। क्यों बुरा रहेगा भाई? हाँ, बेस्ट नहीं दे पाएंगे। 15 साल का एक साथ पढ़ाओगे तो सर, एक साथ 15 साल बाद देखोगे कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, है ना, हम कैसा पढ़ रहे हैं 15 साल बाद जज करोगे, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा पढ़ाई में हमको, है ना। प्लस मुझे भी तो पता नहीं चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स लोग कैसा पढ़ रहे हैं। अब मैं क्लास टेस्ट कराऊंगा, जैसे चैप्टर 1 खत्म हुआ एक टेस्ट कराऊंगा, पता चलेगा ना कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। सोचो 12 12 साल 15 15 साल स्कूल पढ़ा रहा है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा, एग्जाम नहीं हो रहा, क्लास टेस्ट भी नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा कौन होशियार है कौन गधा है। 15 साल बाद डायरेक्ट पता चलेगा, अरे ये तो टॉपर था, ये तो गधा था। 15 साल बाद पता चलेगा। ये ठीक रहेगा या हर साल एग्जाम कराना ठीक रहेगा? हर साल एग्जाम कराना ठीक रहेगा, क्योंकि हर साल जो स्टूडेंट्स है उनका परफॉर्मेंस देखते रहना जरूरी है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। बार बार वो चीज चेक करते रहना जरूरी है, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छा, उनको मोटिवेट करेंगे और कैसे वो बेहतर कर सकते हैं। जो लोग अच्छा नहीं पढ़ रहे, हम उन पर ध्यान देंगे कि वो और अच्छा करें। यही तो टेस्ट लेने का ऑब्जेक्टिव है, यही तो स्कूल में एग्जाम्स का ऑब्जेक्टिव है ना। तो जैसे एग्जाम्स बीच बीच में होते रहना जरूरी है, सो दैट एक पर्सन का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है वो रेगुलरली चेक होता रहे। ठीक वैसे ही एक बिजनेस जो है आज शुरू हुआ, सोच लो 2025 में, ठीक है, आज मैं एक दुकान खोला 2025 में, 15 साल चलाऊंगा दुकान को, तो सपोज 2040 तक दुकान चलेगा, तो सीधा 2040 में मैं हिसाब करूंगा 15 साल बाद कि कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, या फिर बीच बीच में करते रहना चाहिए हिसाब प्रॉफिट लॉस का, बीच में करते रहना चाहिए। जैसे तुम्हारा परफॉर्मेंस बीच बीच में इवेल्युएट होते रहना चाहिए एग्जाम्स के थ्रू, सो दैट परफॉर्मेंस पता चलेगा तो इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे, है ना। वैसे ही बिजनेस का भी जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस का परफॉर्मेंस मतलब बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है ना, इसको भी रेगुलरली कैलकुलेट करते रहना जरूरी है। इसीलिए अकाउंट्स में जो टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस है उसको छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड किया गया है, उसको छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड किया गया है। क्यों छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड किया गया है पूरे लाइफ को? सो दैट इस छोटे छोटे हिस्सा का परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट हो सके। जैसे तुम्हारा एजुकेशन में 15 साल का तुम्हारा एजुकेशन को डिवाइड किया गया है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 ऐसे, है ना, डिवाइड किया गया, हर एक एक साल में अपग्रेड होके नए क्लासेस में पहुंचते हो। ठीक वैसे ही जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है उसको भी डिवाइड किया गया है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। जैसे तुम्हारे 15 साल के एजुकेशन को एक एक साल में डिवाइड किया गया है एक एक स्टैंडर्ड में, वैसे ही टोटल टोटल बिजनेस का जो लाइफ है उसको भी छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया जा रहा है? सो दैट उसका परफॉर्मेंस हम भी रेगुलरली कैलकुलेट करते रहें। ये जो एक एक हिस्सा है, इस एक एक हिस्सा को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। इस एक हिस्सा को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली मींस 1 ईयर, एक साल को अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 2025 से 2040 मैं बिजनेस करूंगा 15 साल, तो यहाँ पे 15 ठो अकाउंटिंग पीरियड आएगा। मतलब अकाउंटिंग पीरियड एक एक साल का जो ड्यूरेशन है, एक एक ईयर को बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड, राइट।
अकाउंटिंग पीरियड बनाना क्यों जरूरी है? ताकि परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट होता रहे। जैसे 2025 में क्या कमाया मैं, क्या नुकसान हुआ, कैलकुलेट होगा, तभी तो मैं 2026 में उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। 2026 में क्या परफॉर्मेंस हुआ उसको देखूंगा, तब तो 2027 में और बेहतर करूंगा, है ना। इसीलिए परफॉर्मेंस रेगुलरली कैलकुलेट होते रहना जरूरी है। और इसीलिए टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस को डिवाइड किया गया है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। हर एक पार्ट को एक अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। क्लियर है? अब अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली जो है एक होता है 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक खत्म हो जाता है। ठीक है। एक तो ये टाइप का ईयर होता है जो नॉन कॉमर्स वाले होते हैं, जैसे तुम भी क्लास 10 तक ईयर बोलने से यही समझते थे, 1 जनवरी को शुरू हुआ, जैसे अभी चल रहा है 1 जनवरी 25 को शुरू हुआ और खत्म होगा 31/3/25। तो पूछेगा कौन सा साल चल रहा है, तुम बोलोगे सर 2025 चल रहा है, राइट। दूसरा टाइप का ईयर होता है जो मैं एक बार बताया भी था और भी, 1/4/25 से शुरू होके 31/3/26। इसको कैलेंडर, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं 2025 चल रहा है, और इसमें क्या बोलते हैं 2025-26 चल रहा है ना। तो ऊपर वाला जो ईयर है उसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं, क्योंकि कैलेंडर जो होता है उस वैसा होता है, जनवरी से दिसंबर तक का कैलेंडर होता है ना। तो उसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और ये जो 1/4/25 से लेकर 31/3/26 तक है, इसको फाइनेंशियल ईयर या इसको अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। क्लियर है? तो हम दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे मनाही नहीं है, बट ज्यादातर जो है वो सबको ही जो है 1/4/25 से 31/3/26 ही फॉलो करते हैं इंडिया में, राइट। कोई कोई लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकते हैं, ऐसे कुछ मना नहीं है, बट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करता है 1/4 से 31/3 को फॉलो करने के। ठीक है। हमारे घरों में कुछ थोड़ा अलग भी होता होगा, अगर तुम दुकान में देखे होगे, दुकान में पापा जो बही खाता रखते हैं, हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, इफ यू रिमेम्बर, अगर तुम्हारे यहाँ होता है तो यू कैन रिलेट, पापा दिवाली से दिवाली नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। अगर तुम देखे होगे तो दिवाली के दिन जो पूजा होता है उस पे नए बुक्स का पूजा होता है वहां पे, और नेक्स्ट डे से वो वाला बुक्स जो है वो वही खाता शुरू करते हैं, है ना। तो कई लोग दिवाली से दिवाली भी मेंटेन करते हैं। तो ऐसे कुछ मना नहीं है कि हमको 1/1 से 31/3 31/12 तक फॉलो करना है, या 1/4 से 31/3 तक फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कैसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। बट ये थोड़ा बहुत छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए है। जैसे बड़े बिजनेस का बात करूं, रिलायंस, टाटा, ये सब बड़े बिजनेसेस का बात करूं, तो वो लोग ये वाला ही हमेशा फॉलो करते हैं। मतलब वो लोग हमेशा 1/4/25 से 31/3/26 वाला ईयर को फॉलो करते हैं। क्लियर? बट हमारे यहाँ कई लोग मारवाड़ियों के घरों में, दुकानों में ऐसा भी फॉलो किया जाता है। तुम देखे भी होगे तुम्हारे दुकानों में, अगर तो दिवाली से दिवाली भी पापा नया बही खाता मेंटेन करते हैं। क्लियर? तो वो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं। क्लियर है ये? तो समराइज करते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली मींस जो टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट को एक अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। क्यों डिवाइड किया गया है? ताकि परफॉर्मेंस रेगुलरली इवेल्युएट होता रहे। अब ईयर जो है, एक होता है कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर शुरू होता है जनवरी से दिसंबर में, और फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल से और खत्म होता है मार्च में। क्लियर? ये राइट इट डाउन।
फिर है सबको इतना फटाफट से रीड करते हैं, पढ़ना वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड्स। टोटल लाइफ है 15 साल का, उसको छोटे छोटे हिस्सा में हम डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल, ताकि परफॉर्मेंस बार बार कैलकुलेट होता रहे। इफ द ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 31 दिसंबर, तब उसको कैलेंडर ईयर बोल देते हैं, और अगर अप्रैल में शुरू होके नेक्स्ट ईयर के मार्च में खत्म होता है तो उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, हेडिंग करेंगे मटेरियलिटी प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर डी, हेडिंग मटेरियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से है मटेरियलिटी। ठीक है, मटेरियलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड मटेरियल। मटेरियल वर्ड से बना है कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी। मटेरियल का मतलब होता है समथिंग, तुमको पता है व्हाट इज मटेरियल? वो मटेरियल, हाँ वो मटेरियल तो होता ही है, और कुछ मटेरियल का मीनिंग अदर तरीके से हम बोल, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ और मीनिंग, जैसे अल्टरनेटिव मीनिंग होता है ना, जैसे वैसे मैं कैसे बोल सकता हूँ, देखना, तो मैं बोलता हूँ कि दिस इज नॉट मटेरियल फॉर मी, नॉट यूजफुल, नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मटेरियल का मतलब होता है, यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मटेरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तुम जो लोग जो मीनिंग बोले वो तो 100% सही है ना, बट इधर अकाउंट्स में ये मटेरियलिटी जो वर्ड है इधर इंपॉर्टेंस के हिसाब से है ये। ठीक है, तो मटेरियलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड मटेरियल विच मीन्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में है उसको हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट का डेफिनेशन अलग अलग है अलग अलग पर्सन के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे मैं सोच लो एक खर्चा किया, ठीक है, ये उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी, मैं सोच लो 40,000 रुपया का एक एसी खरीदा। मेरे लिए 40,000 रुपये बड़ा अमाउंट है, राइट। 40,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट फॉर मी। तो मैं बोलूंगा कि 40,000 मेरे लिए मटेरियल है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए रेलिवेंट है। ठीक है, लेकिन तुम सोचो, जस्ट इमेजिन अ बिजनेस लाइक रिलायंस, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी 1 लाख रुपया खर्चा किया, क्या मुकेश अंबानी के लिए लाख रुपया इंपॉर्टेंट है? नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट है 1 लाख रुपया मुकेश अंबानी के लिए, बट मेरे लिए तो 40,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट, मेरे लिए तो 1,000 रुपये बड़ा अमाउंट है। लेकिन मेरे लिए अगर 10 रुपये का बात करूं, मैं अगर 10 रुपया कोई खर्चा किया उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी में, मैं बोलूंगा 10 रुपीज मेरे लिए मटेरियल नहीं है। 10 रुपया क्या है, वो छोटा सा अमाउंट है मेरे लिए, लेकिन 40,000 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट। लेकिन एक बेगर के लिए 10 रुपया, एक भिखारी के लिए 10 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है वो तो समझ रहे हो? मतलब मेरा ये बोलना है कि कोई अमाउंट बड़ा है कि छोटा है, वो किस पे ऊपर किसके हिसाब से बोल रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। बेगर के लिए 10 रुपया बड़ा है, मेरे लिए 10 रुपया छोटा है, मेरे लिए 40,000 बड़ा है। मुकेश अंबानी के लिए लाख रुपया बड़ा नहीं है, राइट। मुकेश अंबानी के लिए 1 करोड़ होगा तो बड़ा अमाउंट है उसके लिए, लाख रुपया तो दिखता भी नहीं है, लाख रुपया तो ऐसे राउंड अप हो जाता है उसका। मेरे लिए 10-20 जैसा है, उसके लिए लाख रुपया वैसा है ना। तो मुकेश अंबानी के लिए लाख रुपया भी मटेरियल नहीं है। तो मेटेरियलिटी क्या बोल रहा है? मेटेरियलिटी बोल रहा है कि जो चीज मटेरियल है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको बिजनेस में प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है।
जो चीज इममटेरियल है, जो चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको थोड़ा डिटेल में या प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं भी किए तो भी चल जाएगा। जैसे मेरे बिजनेस में अगर मैं 40,000 रुपया खर्चा किया तो मेरे लिए 40,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मुझे डिटेल में लिखना चाहिए 40,000 में कहाँ खर्चा किया हूँ, उसका बिल विल मुझे रखना चाहिए। लेकिन मैं अगर 10 रुपए खर्चा किया हूं तो उसमें मैं उतना डिटेल नहीं भी लिखूंगा, चलेगा। अदर अदर एक्सपेंस 10 रुपीज लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई 10 रुपए के लिए क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर ये 10 रुपए का क्या खर्चा है बताओ, लेकिन मुझे 40,000 के लिए क्वेश्चन करेंगे। वैसे ही मुकेश अंबानी के लिए लाख रुपए इमटेरियल है, लाख रुपए मुकेश अंबानी खर्चा किया, मुकेश अंबानी को डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं है लाख रुपया कहाँ गया, वो लिख देगा लाख रुपया अदर्स एक्सपेंस तो चलेगा उसके लिए, क्योंकि उसके लिए लाख रुपया इमटेरियल है। क्लियर है? तो मेटेरियलिटी बोलता है कि जो चीज मटेरियल है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है। जो चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं भी हो रहा है, रिकॉर्ड करना देखो जरूरी है, ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, डिटेल में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेटेरियलिटी रेफर्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है उसके ऊपर है। और जो ट्रांजेक्शन मटेरियल है, जो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको प्रॉपरली करना जरूरी है। जो मटेरियल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रॉपरली नहीं करने से भी चलेगा। जैसे तुम कॉपी बनाते हो, अकाउंट्स का एक कॉपी बनाए, इकोनॉमिक्स का एक कॉपी बनाए, बिजनेस स्टडीज का एक कॉपी बनाए, मैथ्स का एक कॉपी बनाए, और बाकी अदर्स लिख दिए, बाकी जो पढ़ाते हैं उसमें लिखते रहते हो भाई। तो तुम्हारे हिसाब से 2-3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, तुम उसका कॉपी बनाए, बाकी एक रफ कॉपी है, सब कुछ बाकी उसमें। तो इसका मतलब बाकी चीज तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तब तुम बाकी अदर्स में लिख दिए, है ना। जैसे मैं तुमको 1,000 रुपये दिया, अब तुम मुझे खर्चा का डिटेल दे रहे हो, तुम मुझे बोले सर 400 रुपया का पेट्रोल भराया, 300 रुपया का नाश्ता लाया, 200 रुपये का ये खर्चा किया, और बाकी 20 रुपया और कहाँ लग गया होगा सर। मतलब तुम भी 400, 300, 200 का हिसाब डिटेल में दे रहे हो क्योंकि वो मटेरियल है, लेकिन 20 रुपया तो हाँ सर लग गया होगा कहीं, याद नहीं कहाँ लग गया। तो 20 रुपया का ना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ज्यादा कुछ, ना तुम कुछ ज्यादा बता रहे हो, तो 20 रुपया यहाँ पे इमटेरियल है। क्लियर है? तो मेटेरियलिटी इतना सा बात बोलता है कि मेटेरियलिटी का मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। मेटेरियलिटी बोलता है जो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है, जो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब मैं बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स को पहले इंपॉर्टेंस दूंगा, वो ज़्यादा जरूरी है। छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स को अगर मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं भी दे रहा हूँ तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब किताब में। अगर मैं 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 का खर्चा का डिटेल ठीक से नहीं लिखा हूँ तो प्रॉब्लम का बात है। लेकिन मैं 5-10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए खर्चा के बारे में डिटेल नहीं लिखा हूँ तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो हर कोई चाहता है कि जो बड़ा अमाउंट का ट्रांजेक्शन्स है उसको पहले प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाए। जो छोटे मोटे अमाउंट का ट्रांजेक्शन्स है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, को प्रॉपरली रिकॉर्ड थोड़ा नहीं भी कर रहे हैं तो भी इट इज ओके इन अकाउंट्स, राइट। तो अकाउंट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे ट्रांजेक्शन्स का इंपॉर्टेंस सेम। जो ट्रांजेक्शन्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम डिटेल में प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजेक्शन्स हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मटेरियल नहीं है, हमको उस अमाउंट से फर्क ही नहीं पड़ता है, उन सब चीज़ों को हम ठीक से रिकॉर्ड नहीं भी कर रहे हैं तो भी चलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया व्हाट इज मटेरियलिटी? लिखेंगे। पहला लाइन है, इट रेफर्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस। मेटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एन आइटम इज कंसिडर्ड मटेरियल, एक आइटम को मटेरियल कब बोलते हैं? जब वो चीज मुझे प्रभावित करेगा। जैसे 40,000 रुपया मुझे प्रभावित करेगा, मुझे फर्क पड़ता है 40,000 रुपए से,
तो 40,000 मेरे लिए मटेरियल है, लेकिन मुझे 10 रुपया से उतना फर्क नहीं पड़ता है, तो 10 रुपया मेरे लिए मटेरियल नहीं है। जो चीज मुझे प्रभावित करेगा, जो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा, वैसा चीज मटेरियल है। और जो चीज हमको उतना इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो सब चीज मटेरियल नहीं है। समथिंग इज मटेरियल और नॉट डिपेंड्स अपन बिजनेस। बिजनेस में फर्क पड़ता है कौन सा चीज मटेरियल है और कौन सा चीज मटेरियल नहीं है। An item can be material for one enterprise but may not be material for other enterprise। ये तो मैं बताया, जैसे 40,000 मेरे लिए तो मटेरियल है, बट रिलायंस के लिए मटेरियल नहीं है। फिर इतना ठीक है। तो अभी एग्जांपल दूंगा मटेरियलिटी का एक बहुत अच्छा। पहले इतना समझ गए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मटेरियलिटी का मतलब इट रेफर्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। मटेरियलिटी वर्ड का मतलब ही होता है इम्पोर्टेंस। उसके बाद बोल रहा है एन आइटम इज कंसिडर्ड मटेरियल। एक चीज को मटेरियल कब बोलते हैं? जब वो हमको इन्फ्लुएंस करेगा, जब हमको प्रभावित करेगा, हमको उससे फर्क पड़ेगा, तब उसको हम मटेरियल बोलेंगे। जैसे मुझे 40,000 से फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे 10 रुपया से फर्क नहीं पड़ता है, तो 10 रुपया मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करता, मुझे प्रभावित नहीं करता, तो 10 रुपया मेरे लिए इमटेरियल है। लेकिन 40,000 वो मेरे को प्रभावित करता है, तो वो मेरे लिए मटेरियल है। ठीक है। उसके बाद बोला है समथिंग इज मटेरियल और नॉट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस। जैसे 40,000 मेरे उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी के लिए मटेरियल है, बट रिलायंस के लिए 40,000 इमटेरियल है। तो कोई चीज मटेरियल है कि नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस पे। कोई बिजनेस के लिए कोई चीज मटेरियल हो सकता है, बट कोई दूसरे बिजनेस के लिए वही चीज इमटेरियल भी हो सकता है। क्लियर है ये? अब मैं इसके एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। देखो, जैसे हम एक पढ़े थे, तुमको याद होगा कॉन्सेप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब था वो खर्चा जो सालों साल बेनिफिट्स देता रहेगा, जैसे फिक्स एसेट खरीदे, सालों साल तक फायदा देता रहेगा। और एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट जल्दी खत्म हो जाता है, जो खर्चा बार बार करते रहना पड़ता है और उसका बेनिफिट्स भी जल्दी खत्म हो जाता है, वो रेवेन्यू था। राइट। अब जैसे मैं ट्यूशन के अंदर, जैसे मैं जमीन खरीदा, मटेरियल है कि इमटेरियल? मटेरियल है, बड़ा अमाउंट है ना। मैं बिल्डिंग बनाया, मटेरियल है। फर्नीचर खरीदा, मटेरियल है। एसी खरीदा, सोच लो 40,000 का। फर्नीचर खरीदा, सोच लो 10,000 का। बिल्डिंग बनाया, सोच लो 10 लाख का। जमीन खरीदा, सोच लो 5 लाख का। ये सब बड़ा बड़ा अमाउंट है, सब मटेरियल है। ठीक है। एक कैलकुलेटर खरीदा, 200 रुपये का, छोटा सा अमाउंट है, मटेरियल नहीं है। सोच लो एक स्टेपलर खरीदा, स्टेपलर अंडरस्टैंड, पिन मारने के लिए स्टेपलर खरीदा, 100 रुपये का, नहीं है मटेरियल, है ना। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो खर्चा है, ये सब मेरे लिए मटेरियल है।
और ये नीचे का छोटा मोटा खर्चा ये मटेरियल नहीं है, राइट। अब देखना यहाँ पे ये जो जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसी, क्या ये सालों साल बेनिफिट्स देगा? देगा, बहुत साल बेनिफिट देगा। तो ये जो मटेरियल है ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट, क्योंकि ये सब मटेरियल है और ये सब सालों साल फायदा देगा, ठीक है। कैलकुलेटर आराम से 3-4 साल 5 साल चल जाता है, कोई प्रॉब्लम। 2 साल पहले लाया था, अभी भी ठीक चल रहा है, 1-2 साल और चलेगा। स्टेपलर 2-4 साल आराम से चलता है। तो क्या ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सालों साल बेनिफिट्स देगा कि नहीं? 1 साल से ज्यादा बेनिफिट्स देगा, ये कैपिटल है। बट अकाउंट्स के अंदर ये अमाउंट बहुत छोटा है, कि 200 रुपया, 100 रुपया, ये बहुत छोटा अमाउंट है। इसको मैं अकाउंट्स में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज ओके, देर इज नो प्रॉब्लम इन अकाउंट्स इफ आई राइट कैलकुलेटर एंड स्टेपलर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, because the amount of the calculator and the stapler's amount is not material. No one is influenced by those decisions. किसी को फर्क नहीं पड़ता अकाउंट्स में कि तुम कैलकुलेटर को कैपिटल माने हो कि कैलकुलेटर को रेवेन्यू माने हो, नो वन केयर्स। बट लैंड के केस में तुम कैपिटल माने हो कि रेवेन्यू मानो, एवरी वन केयर्स, बिकॉज लैंड का अमाउंट बड़ा है, बिल्डिंग का अमाउंट बड़ा है, फर्नीचर का अमाउंट बड़ा है, इसी का अमाउंट बड़ा है, यहाँ प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो मटेरियलिटी यही तो बोलता है, जो चीज मटेरियल है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसी, मेरे एग्जांपल में। जो चीज इमटेरियल है, कैलकुलेटर, स्टेपलर, छोटा छोटा अमाउंट है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया अमाउंट है, इसको रेवेन्यू के कैपिटल की जगह रेवेन्यू लिख दिया या रेवेन्यू की जगह कैपिटल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अकाउंट्स के अंदर मैं कैलकुलेटर जब खरीदता हूं तो मैं इसको फिक्स्ड एसेट नहीं मानता, इसको मैं रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानता, इसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये अमाउंट इतना छोटा सा है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं इसको कैपिटल मानूं कि इसको रेवेन्यू मानूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों फालतू में हम इसको कैपिटल मानेंगे और क्यों नया फिक्स्ड एसेट, कैलकुलेटर एक फिक्स्ड एसेट है क्यों बोलेंगे? इसको एक खर्चा मान लो और भूल जाओ कि कैलकुलेटर स्टेपलर नाम का कोई एसेट है तुम्हारे पास, इसको सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, राइट। तो जब मैं कैलकुलेटर खरीदूंगा 200 रुपए का और कैलकुलेटर सालों साल चलेगा, बट फिर भी मैं कैलकुलेटर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करूंगा, ये क्यों मैं कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ द मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, ये मेटेरियलिटी की वजह से मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेटेरियलिटी बोलता है 200 का कैलकुलेटर को क्या लिखेगा कैपिटल के नाम पे। कैपिटल में तो बड़ा बड़ा अमाउंट सब लिख रखा है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का अमाउंट है, वहां 100-200 का अमाउंट का क्या वैल्यू है, वहां उसको कैपिटल मत मानो, उसको रेवेन्यू। क्लियर है? समझ में आ गया? अब तुमको रियल लाइफ का बात बताता हूँ। रिलायंस जो है, इंडिया में जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ये मानता है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त, रियलिटी यू कैन सर्च इट ऑल्सो, कि 5 लाख तक का जो भी खर्चा है वो सब रिलायंस मानता है ये सब इमटेरियल। जैसे मेरे लिए 100-200 इमटेरियल है, रिलायंस बोलता है 5 लाख का खर्चा ये छोटा मोटा खर्चा है, ये सबको मटेरियल मत मानो, ये सब इमटेरियल है, इन सबको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही लिखो। जैसे मैं 100-200 को रेवेन्यू लिख लेता हूँ, लेकिन 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख को नहीं लिखता, वैसे रिलायंस 5 लाख तक का खर्चा को रेवेन्यू मानता है, क्योंकि रिलायंस का कैपिटल एक्सपेंडिचर सोचो, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, इन सब के सामने ये 5 लाख का क्या क्या वैल्यू हुआ, राइट। जैसे मेरा 5 लाख, 10 लाख के सामने 100-200 का वैल्यू नहीं है, वैसे ही रिलायंस का 1,000, 5,000, 10,000 करोड़ का खर्चा के सामने 100-200 मतलब 1-2 लाख, 5 लाख तक का कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यही मेटेरियलिटी, मेटेरियलिटी बोलता है बिजनेस टू बिजनेस मेटेरियलिटी का मतलब अलग होता है। मेरे लिए 100-200 रुपया मटेरियल नहीं है, लेकिन रिलायंस के लिए 5 लाख भी मटेरियल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो रिलायंस सोच लो एक कंप्यूटर खरीदा 1 लाख का, रिलायंस उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानता, रिलायंस बोलता है लाख रुपया को क्या लिखोगे, इसको रेवेन्यू मान के नक्की करो। लेकिन अगर 10 करोड़ का खर्चा किया रिलायंस, तब उसको कैपिटल मान। जैसे
मैं 1 लाख को कैपिटल मानता हूँ, 50,000 को कैपिटल मानता हूँ, लेकिन 100-200 को मैं भी नहीं मानता। वैसे ही मतलब पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस ये डिफर करता है, क्योंकि सच बात है, मेरा औकात 1-2 करोड़ का है तो मेरे लिए 100-200 रुपया इमटेरियल है। रिलायंस वाले का औकात 10,000, 50,000, 1 लाख करोड़ का है तो उसके लिए 2-4 लाख मटेरियल हुआ, राइट। उसी रेशियो में भी चलेंगे तो क्लियर है ये। एग्जाम्पल, कैलकुलेटर और स्टेशनरी आइटम्स आर क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैलकुलेटर और स्टेशनरी को हम हमेशा रेवेन्यू मानते हैं। क्लियर है, इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये दो ही प्रिंसिपल हम डिस्कस किए आज। तो छोटा छोटा कैलकुलेटर, स्टेशनरी, ये सब खरीदता हूँ मैं, स्टेपलर खरीदता हूँ, कैलकुलेटर खरीदता हूँ, ये सब सालों साल चलेगा, बट अमाउंट इतना छोटा सा है कि मैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेता हूँ। क्लियर है, क्योंकि अमाउंट 100-200 है मेरे लिए इमटेरियल। रिलायंस पे ऐसे ही करता है, 5 लाख तक का खर्चा को बोलता है ये सब इमटेरियल है, इसको सबको रेवेन्यू मान के चलो। क्लियर है ये। फिर भी नहीं, एक एक बार का मैं देख रहे हैं, बार बार अगर 100-100 ले रहे हैं तो 100 को हमेशा रेवेन्यू रेवेन्यू लिखते जाएंगे। वो रेकरिंग खर्चा भी हो गया वैसे तो, अगर 100-100 रुपया सोच लो हर 5 दिन में लग रहा है या हर एक महीना में लग रहा है तो वो तो ऐसे ही रेवेन्यू है इसका मतलब, क्योंकि वो तो रेकरिंग हो चुका है। और जो खर्चा रेकरिंग होता है वो तो ऐसे भी रेवेन्यू ही होता है ना। क्लियर है ये। तो इतना में हम रुकेंगे। दो प्रिंसिपल हम पढ़े हैं आज की क्लास में। पहला पढ़े थे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो सिंपल सा बात बोलता है कि टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस को डिवाइड करेंगे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, ताकि परफॉर्मेंस बार बार कैलकुलेट होता रहे। दो टाइप का ईयर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़े मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी बोलता है कि एक ट्रांजेक्शन का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। तो इम्पोर्टेंस कोई चीज का कब होता है, जब वो हमको प्रभावित कर सकता है, हमको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब मेटेरियलिटी का डेफिनेशन बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग होता है। कोई चीज मेरे लिए मटेरियल है लेकिन किसी और के लिए इमटेरियल हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से छोटा मोटा खर्चा जो हम करते हैं, कैलकुलेटर, स्टेशनरी, वो सालों साल चलेगा, कैपिटल होना चाहिए, बट अमाउंट इतना छोटा सा है कि हम उसको रेवेन्यू मान लेते हैं। क्लियर है, इतना पढ़ते हैं, बाकी वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।